पहले पहले √3 को एक परिमेय संख्या मानते हैं, √3 को एक परिमेय संख्या मानते हैं और उसके आधार पर आगे गणना करते हैं। लेकिन जो √3 है परिमेय संख्याओं की जो भी गुण हैं उनको नहीं रखता है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आज की एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, एक एक करके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने आपको देंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी ये क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं वो सारे ही आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के पहले हम कुछ जानकारी लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/Q, और जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q बराबर 0 है तो वह अनंत हो जाएगा। और अब अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यदि उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। यदि हम बात करें परिमेय संख्या के एग्जाम्पल की, तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी संख्या ले लें, 1/2, 1/3, 5/4, ये सब है परिमेय संख्या। और 22/7, और यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं 22/7 परिमेय संख्या है, जो कि सही है। लेकिन जो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और भी जो अपरिमेय संख्या है जैसे √3, √5, यदि कभी भी रूट के अंदर एक ऐसी संख्या आती है जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमको सिद्ध करना है कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हमको कुछ चीज़ सिद्ध करनी है तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा उल्टा मान लेंगे। हम कहेंगे कि जो √3 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और बाद में हम सिद्ध कर देंगे कि ये जो भी हम लोगों ने माना है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं। जैसे यदि किसी से आपको अपने आप को प्रूव करना है तो आप ये नहीं कहेंगे सीधे कि हम सही हैं, आप उसको गलत सिद्ध कर दीजिए, आप अपने आप सही हो जाएंगे। इसी प्रकार हम जो पहले √3 को एक परिमेय संख्या मानते हैं, और उसके आधार पर आगे गणना करते हैं। लेकिन जो √3 है परिमेय संख्याओं की जो भी गुण हैं उनको नहीं रखता है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखो, यदि हमने यह मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, यदि यह √3 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √3 को क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P, Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब है कि P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, और यहाँ पे एक बात और कि Q बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। और सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 3 और 4, ये दोनों संख्या कैसी हैं? सहअभाज्य। हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हमने माना
कि √3 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या है, हम इसका दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर। यहाँ पे रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 3 = p²/q²। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, यदि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो q² बराबर p²/3 हो जाए, q² बराबर p²/3। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि p² 3 से डिवाइड है, p² 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है। यदि p² 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। ऐसे समझ लो यार कि यदि 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड है, 9 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 9 भी तो 3 से विभाजित होगा। यदि p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब क्या है, चलिए ठीक है, यदि p² 3 से विभाजित है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि p 3 से विभाजित है तो p में 3 से विभाजित करने पर माना कोई संख्या c आती है, p को 3 से विभाजित करने पर माना कोई संख्या c आती है। तो यहाँ से यदि हम p की वैल्यू निकालें तो 3c आएगी, p की वैल्यू 3c। अब p की वैल्यू हम यहाँ रख सकते, p की वैल्यू यहाँ रखें तो कितना हो जाए, q² = 3c²/3, q² = 9c²/3। ये कैंसिल हो जाए तो q² = कितना आ जाएगा, q² = 3c², 3 डिवाइड में आया तो q²/3c²। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा हो, ओ सॉरी दिख नहीं रहा ना, यहाँ से देखो, तो फिर से देखो p² 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है तो q² भी, देखो p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित है। यदि p 3 से विभाजित है तो मान लिया अपन ने कि जो p में 3 से भाग देने पर c आता है, p में 3 से भाग देने पर c आता है, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ जाए, 3c। यहाँ जाए अपन समीकरण 1 मान सकते, समीकरण 1, तो p की वैल्यू समीकरण 1 में रखें तो कितना हो जाएगा, p की वैल्यू समीकरण 1 में रखें तो कितना हो जाएगा, q² बराबर p²/3। तो यहाँ पे वैल्यू रखें तो q² बराबर कितना हो जाएगा, 9c²/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाए, 3 बार 3 में आए तो q² /3 = c²। यहाँ से अपन फिर कह सकते हैं कि q² 3 से विभाजित है, q² 3 से विभाजित है, q² 3 से विभाजित है। यदि q² 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, अब एक बात बताओ, हमने यहाँ देखा था, शुरू में देखा था कि p और q सहवास संख्या है, यानी कि p और q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखो जो p है वो 3 से विभाजित है और q भी 3 से विभाजित है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो p है वो भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि हमारी जो परिकल्पना है वो गलत सिद्ध हुई, हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारी परिकल्पना
गलत सिद्ध हुई। अतः रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। और चलिए दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और अपने उन दोस्तों को अवश्य भेजें जो सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। आप हमारी वीडियो अगर लगातार देखते रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। थैंक यू।